हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम साइंस चैप्टर 1 लेंगे साइंस का ऑफ क्लास 8। ओके, चैप्टर 1 कौन सा है क्लास 8 का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो नाउ इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो पहेली और बूजो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में। ठीक है। उनके जो अंकल हैं, ही इज अ फार्मर। their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel and plough etc. in the field. बूजो और पहेली के जो अंकल हैं वो कौन है? ही इज अ फार्मर। अब एक दिन उन्होंने अपने अंकल के घर में कुछ टूल्स देखे। कौन से टूल्स थे वो? खुरपी थी, सिक्कल था, शॉवल था। ठीक है। अब इसको देख के उन्होंने क्या सोचा? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। क्या क्वेश्चन आया उनके मन में कि ये टूल्स क्या कहलाते हैं और इनको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है। और कहाँ किया जाता है इन टूल्स का यूज। सो नाउ you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, फूड चाहिए होता है। ओके। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या कोई बता सकता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फूड का सिंथेसिस कैसे होता है? आप में से जिसको पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स कैन डू बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे कांट. सो वेयर डू दी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो जो एनिमल्स हैं इनको खाना कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यों हम खाना खाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सबको पता है कि दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. हम सबको पता है कि जो एनर्जी है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड। और वो जो एनर्जी हम लेते हैं यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये जो हम फूड से एनर्जी यूटिलाइज करते हैं इससे हम क्या होता है, जो बाकी के बॉडी फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनके लिए यूज़ करते हैं इस एनर्जी को। ठीक है। हमें हमारा खाना कहाँ से मिलता है? बोथ फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है। सो नाउ food has to be produced on a large scale in order to provide for a large population. Regular production, proper management and distribution of food is necessary. अब हमारे जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, इसका जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है तो उतने अमाउंट का फूड का प्रोडक्शन भी होना चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा और उतना ही फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है for a large population. Now agriculture practices. Agriculture practices क्या होती हैं? Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. 10,000 साल पहले, मतलब 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट के पहले की बात है ये। उस टाइम की पीपल वर नोमैडिक। वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे खाने की सर्च के लिए, मतलब खाने के लिए और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। वो क्या क्या खाते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और हंटिंग करते थे एनिमल्स की अपना फूड पाने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा हाउ टू कल्टीवेट लैंड। जो भूमि है जो उसको उपजाऊ कैसे बनाएं और उसमें अन्न का उत्पादन कैसे करें, मीन्स उसको लैंड को कल्टीवेट बनाना उन्होंने सीखा। और प्रोड्यूस पाउंड एंड राइस का प्रोडक्शन, वीट और जो भी अदर क्रॉप्स होती हैं उन सब का प्रोडक्शन उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो यहाँ से किस चीज़ की मतलब उत्पत्ति हुई? एग्रीकल्चर की, खेती की शुरुआत हुई।
When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब भी प्लांट्स जो पौधे होते हैं अगर वो सेम काइंड के हैं एंड दे कल्टीवेट इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम क्या कहते हैं, धान कहते हैं, क्रॉप कही जाती है उसे। जैसे कि अपनी वीट, गेहूं की क्रॉप्स होती हैं, आपने देखे होंगे, गेहूं के खेत देखे हों जिसने उनको पता होगा कि एक ही तरीके की धान को कल्टीवेट किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब जो वीट होगी, मतलब जो क्रॉप होगी अगर वीट की है तो इट मीन्स वहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे उस फील्ड में वो सारे के सारे वीट के ही होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हम सब जानते हैं जो फसलें होती हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहली तो होती हैं सीरियल्स, दूसरी होती हैं सब्जियों की, वेजिटेबल्स होते हैं, थर्ड होता है हमारे फ्रूट्स। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इनको हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं सीजन के बेसिस में, मौसम के उसमें भी जिसमें वो ग्रो करते हैं। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है और जो बारिश का मौसम है वो रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी तरीके से यहाँ पे जो फसलें हैं वो भी अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पे अलग तरह से ग्रोन की जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज खारिफ क्रॉप, सेकेंड वन इज राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप। नाउ व्हाट इज खारिफ क्रॉप? मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब या फिर सिंपल क्वेश्चन आएगा व्हाट इज खारिफ, व्हाट इज राबी। सो नाउ व्हाट इज खारिफ क्रॉप? द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। वो फसलें जो कि बारिश के मौसम में सोन की जाती है, मतलब उसको उपज होती है, उसे क्या कहते हैं? खारिफ। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत में जून से सितंबर जो होता है ये रेनी सीजन होता है। नाउ व्हाट इज खारिफ क्रॉप? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द खारिफ क्रॉप। राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। ठीक है, जो कि ठंड के सीजन में जिनकी फसलें बोई जाती हैं वो कौन से होते हैं? राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है। और जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं उनका क्या होता है? जून टू सितंबर होता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। ठीक है, अब राबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? हमारी व्हीट होती है, ग्राम होते हैं, पीज होती हैं। ठीक है, ये सब कौन से होते हैं? राबी। ना खारिफ कौन से होते हैं? खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं और राबी क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर्स में। खारिफ क्रॉप का टाइमिंग क्या होता है? जून टू सितंबर। और राबी क्रॉप्स का क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च। इसके अलावा कुछ पल्सेस, दालें और वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि गर्मी के सीजन में, समर सीजन में उगाई जाती हैं एट मेनी प्लेसेस। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? अभी हमने क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा कि दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं जो कि हमारे यहाँ मोस्टली देखे जाते हैं। अब प्रैक्टिसेस देखेंगे। व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? Why can paddy not be grown in the winter season? अब जो ये पैडी है इसको, आप जो ये धान होती हैं इनको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है? बिकॉज उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ही इनका उपज होती है, फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ये जो
क्रॉप्स के कल्टीवेशन होते हैं ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर्स एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी होती हैं. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks referred to as agriculture practices. ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट कौन सा होता है? सॉइल को कल्टीवेट किया जाता है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है, उसकी प्रिपरेशन होती है सॉइल की. पहले तो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. सेकेंड होता है सोइंग. थर्ड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. ये 7, these are the 7 agriculture practices, ठीक है, which is done. First one is the preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. So now हम पहला एक्टिविटी पढ़ते हैं, पहली प्रैक्टिस पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. किसी भी फसल को उगाने से पहले उसका फर्स्ट क्या होता है कि आपकी जो वहाँ की मिट्टी है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको कल्टिवेट करना पड़ता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि आपको बीज बोने से पहले उस सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, उसको उपजाऊ बनाना होता है, उसको लूजन करना होता है, ठीक है. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी खेत में चले गए और आपने जाके बीज बो दिया और वो हो जाएगा. नो, उस सॉइल को, उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, उसे कल्टीवेट किया जाता है बीज बोने के पहले, ठीक है, ताकि जब भी आप उसमें जब फसल उगे तो जो उसकी जड़ें हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर जाएं, ठीक है. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जो लूजन सॉइल होती है ना, उससे क्या होता है, क्यों किया जाता है, उससे ये होता है जो रूट्स होती है ना, दे कैन ब्रीथ इजीली. जब वो बहुत नीचे भी जाती हैं, मतलब गहराई में जाते हैं, तो वहाँ जब जाने के बाद भी दे कैन ब्रीथ इजीली. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? डेफिनेटली ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि आप सॉइल को लूजन करोगे, उसे अच्छे से प्रॉपर्ली कल्टिवेट करोगे तो जो रूट्स होंगी दे कैन ब्रीथ इजीली. The loosened soil, let's see, the loosened soil जो होता है ना, it helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. ये क्या करते हैं, जो लूजन सॉइल्स होते हैं ना, इट हेल्प्स, वो जो ग्रोथ होता है, माइक्रो अर्थवॉर्म्स देखे होंगे आपने, कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में. वो अगर इफ द सॉइल इज लूजन, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे आर दी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ये उनकी हेल्प ही करते हैं. They further turn and loosen the soil and add humus to it. ये और उसको लूज करते हैं सॉइल को ताकि वो और उपजाऊ बने, and they are adding humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? क्यों ज़रूरी है कि आपकी जो सॉइल है वो लूज्ड हो? We have learned that the soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमें पता है कि जो सॉइल होती है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड रहते हैं, ठीक है. मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर होती है, ऑक्सीजन होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. जो डेड प्लांट्स या कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वो भी जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उससे वो कैन डिकम्पोज ईजिली. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. इससे क्या होता है, जो और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो कि आपके डेड ऑर्गेनिज्म, दे आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फिर से इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. Since only few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients.
Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ सेंटीमीटर्स की जो लेयर होती है ना सॉइल की, सिर्फ वही आपके प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है. ठीक है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. जो ये प्रोसेस होता है ना टर्निंग एंड लूजनिंग का, इससे क्या होता है, जो सॉइल क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है ना नीचे से, उसको ऊपर की ओर लेके आती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे प्लांट यूज कर सके, जो न्यूट्रिएंट्स नीचे हैं. ठीक है. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होता है, जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऊपर आएंगे सो दैट प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसमें. आप उसको लूज करोगे, टर्निंग करोगे सॉइल का, ठीक है, उसे कल्टिवेट करोगे अच्छे से, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी फर्दर हेल्प करते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम टिलिंग या प्लाइंग कहते हैं. ठीक है. किसकी मदद से होता है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ. दे आर मेड ऑफ वुड और आयरन. किस चीज़ के बने होते हैं, या तो वुड के या आयरन के बने होते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो प्लाइंग के पहले क्या किया जाता है, जो भूमि है जहाँ पे आपको फसल उगानी है, जिस ज़मीन पे, उसको गीला किया जाता है, उसे सींचा जाता है. दे प्लग फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल. ठीक है. जो ये जिस फील्ड में आप प्लाइंग करते हो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीसेस भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉइल के होते हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रम्स कहेंगे. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक. जो क्रम्स निकलते हैं जब भी प्लाइंग की जाती है तो क्रम्स बाहर आते हैं, तो उसे प्लैंक की हेल्प से उसे ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे लेवल किया जाता है. ठीक है. ये नहीं कि जहाँ ऊपर नीचे फील्ड है तो उसको आप ऐसे में ही कल्टीवेशन, मतलब उसमें उसको वैसे ही रहने देंगे, नहीं, हमें फील्ड को लेवल करना होता है. द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस. ये फील्ड की लेवलिंग क्यों ज़रूरी होती है, बीज को बोने के लिए या फिर इरिगेशन पर्पस के लिए. ओके. दो चीज़ों के लिए सेम एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. एक लेवलर काम का इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, जिसकी हेल्प से सॉइल की लेवलिंग की जाती है. कभी कभी समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी क्या करते हैं, टिलिंग करने के पहले ना मैन्योर ऐड किया जाता है. उससे क्या होता है, इससे क्या होगा, टिलिंग के पहले करोगे आप तो वो प्रॉपर मिक्स हो जाएगा सॉइल से. देन द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग. उसके बाद बीज बोने के पहले आप क्या करते हो, उसको सींचते हो भूमि को. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil into the size of grains to get better yield. बीज बोने के पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी सॉइल है आप उसको बहुत छोटा छोटा करो. ऐसा नहीं कि क्रम्स हैं, मतलब बहुत ही लेवलिंग की जाती है, ग्रेन्स के साइज़ के बराबर बनाई जाती है. उससे क्या होता है, अच्छी फसल उगती है, अच्छे से आपकी सोइंग हो जाती है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. और ये सब चीज़ें ना अलग अलग टूल्स के थ्रू ही हेल्पफुल होता है, बहुत सारे टूल्स की हेल्प लगती है. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर. ठीक है. ये होता है, दिस इज द प्लग. ये बीम है जो दो बैलों के सर पे लगाई जाती है ऐसे. ठीक है. ये आपका प्लग शेफ्ट है और ये प्लग शेयर है. ठीक है. इससे जो भूमि है जहाँ पे आपको बीज बोना है, खेती करनी है, उसको लूज किया जाता है. Now what is plug? This is being used since ancient times for tilling the soil. ये जो है, ये जो मेथड है, इसके थ्रू ये बहुत काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि दो बैलों के ऊपर ऐसे वो रखी जाती है डंडी, उसमें एक शेफ्ट रहता है, और जो पीछे जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसको आप प्लग शाफ्ट कहते हो, प्लग शेयर कहते हो, प्लाउ शाफ्ट, प्लाउ शेयर ये कहा जाता है. ये बहुत ही पुराना मेथड है, सबको यूजुअली पता ही होगा इस चीज़ के बारे में.
Now the second one is, हाँ, adding fertilizers to the crop. ठीक है, removing the seeds, scraping of soil, etc. ये सब इसको यूज किया जाता है फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए। उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं आप क्रॉप में। उसके बाद वीड्स को रिमूव करने के लिए या सॉइल की स्क्रैपिंग के लिए। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये लकड़ी का बना हुआ था। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, ये किसकी हेल्प से चलाया जाता है? दो बुल्स की हेल्प से, और या फिर कोई और भी एनिमल, हॉर्सेस या कैमल किसी का, वैसे यूजुअली बुल्स देखे जाते हैं इंडिया में। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, उसको प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग is the long log of wood which is called a plough shaft. Okay, हमने पिक्चर में ऑलरेडी देख लिया what is plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. एक हैंडल होता है शेफ्ट के एक साइड में, and the other end, जो उसका दूसरा एंड होता है वो बीम से अटैच होता है, which is placed on the bull's neck. On one pair of bulls and a man can easily operate the plough. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays. पहले वुडन था, अब आयरन आ गया है। ठीक है। हो, what is hoe? It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टूल है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग वीड्स और सॉइल की लूजनिंग के लिए। इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की और आयरन की। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। एक एक अच्छा हैवी स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एक बेंट प्लेट होती है आयरन की, जो कि फिक्स की जाती है उसके एक एंड पे। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये होता है हो। ये बीम है, दिस इज द रॉड, दिस इज द बेंट प्लेट, ग्रिप और हैंडल। ये एनिमल्स की हेल्प से उसको खींचा जाता है। थर्ड वन इज द कल्टिवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. ठीक है। एक तो अपन ने वो पढ़ लिया जो एनिमल से होता है, और एक ये हो होता है। अब ये होता है द यूजेस ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसके यूज से क्या होता है, आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे ऐसा कल्टीवेटर लगा रहता है। ये इससे बहुत आसान रहता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और टाइम भी कम टाइम में कम मेहनत में आपकी जो पूरी फील्ड है उसकी लूजनिंग और टर्निंग हो जाती है आराम से। ठीक है। नाउ द सेकेंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज सोइंग। अब हमने जो भी भूमि थी हमारी, जो फील्ड है जहाँ पे हमें खेती करनी है, उसको हमने टिलिंग कर लिया, उसको लूज कर लिया वहाँ के सॉइल को। अब क्या करेंगे? सोइंग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अच्छे क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्शन किया जाता है। ठीक। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही क्लीन होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर उस तरह के यूज़ करते हैं सीड जिसमें से अच्छी फसल होगी। नाउ व्हाट सिलेक्शन ऑफ सीड? वन डे आई सॉ माई मदर, ये पहेली बोलती है। One day she saw her mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. ये यूजुअली आपने देखा होगा कि जो ग्राम्स होते हैं, जैसे मान लो चने ही हैं, आपने देखे होंगे घर में कि उसमें पानी डाल के रख देते हैं, तो क्या होता है, सीड्स जो होते हैं ना वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। शी वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर। अब उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। Are these seeds which float on water would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds जो होते हैं ना वो hollow होते हैं और वो हल्के होते हैं, वो पानी में तैर जाते हैं। जबकि जो अच्छे, this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. Okay, getting? जो damaged seeds होंगे ना वो तैर जाएंगे और जो अच्छे होंगे वो सेटल हो जाएंगे। सो बिफोर सोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। बीज को बोने के पहले, सोइंग प्रोसेस के पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि हम ये जानें कि कौन से टूल्स यूज होते हैं फॉर सोइंग सीड्स। ठीक है।
ट्रेडिशनल टूल, ठीक है, जो हमेशा से यूज किया जाता है। यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। इसका शेप कैसा रहता है? फनल जैसा। ये रहा, ये दो बैलों के ऊपर उन्होंने एक बीम लगाई है, यहाँ से एक प्लाउ शॉप नीचे गया है और ये यहाँ पे ये है फनल। ये आगे बढ़ते जाएंगे और सीड्स यहाँ पे डलता जाएंगे। काफी मतलब पुराना मेथड है ये। द सीड्स जो होते हैं ना, दे आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ये जो सीड्स होते हैं इसको फनल में डाला जाता है एंड वो यहाँ से पास होते हैं। 2-3 नीचे पाइप्स रहती हैं जिसके शार्प एंड होते हैं, उसके थ्रू वो नीचे पास होते रहता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये यहाँ से ये नीचे सॉइल को पियर्स करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे सीड्स अपने आप ही नीचे जाते जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल मशीन होती है जो कि यूज की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की हेल्प से यूज किया जाता है इसका। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। इससे क्या होता है? इस टूल की हेल्प से जो सीड्स होते हैं ना, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में मतलब उन बीज को वहाँ पे बोया जाता है। ठीक है, और एक प्रॉपर डेप्थ में भी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बहुत पूरा ध्यान रखा जाता है कि सीड्स को बोने के बाद वो बहुत अच्छे से कवर रहें। ठीक है, किससे? सॉइल से। इससे क्या होता है? दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। अगर वो कवर नहीं रहेंगे तो जो बर्ड्स होंगी वो आएंगे और उनको दानों को चुग के चले जाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ऑब्वियसली ये ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। इसमें प्रॉपर एक डेप्थ में सीड को बोया जाता है इसकी हेल्प से। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो सीड्स हैं वो अच्छे से सॉइल से कवर हो जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बर्ड्स उसको डैमेज नहीं करेंगी। और इस मशीन के यूज से, सीड ड्रिल जो कि आप यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ये आपका टाइम भी बचाती है और मेहनत भी, और कम समय में आपका काम ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। बूजो क्या कह रहा है? There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small packs. Why are they kept like this? बूजो कहता है कि उसके स्कूल के पास में एक नर्सरी है। वहाँ उसने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको प्लास्टिक के बैग्स में रखा जाता है। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों? Seeds of a few plants such as paddy are the first grown in a nursery. पहली बताती है कि जो बीज होते हैं ना कुछ प्लांट्स के, जैसे कि पैडी हुआ, इसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। ठीक है, वो जब वो प्लांटलेट बन जाते हैं देन उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो फील्ड में मैन्युअली। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे नर्सरी में उगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे आसपास नर्सरीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट्स होते हैं, फ्लावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से आप उनकी प्लांटलेट या सैपलिंग्स ले आते हो और घर में लाके उसको आप मैन्युअली उगा सकते हो गमलों में भी। ठीक है, किसी के घर में गार्डन है तो गार्डन में लगा लेते हैं। An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. दो सीड्स के बीच में अगर एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है तो इससे क्या होता है? प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होती, क्योंकि आज जो बीज बोया है वो कल प्लांट बनेगा। अगर बहुत पास पास होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक, एंड इससे क्या होता है? उनको सफिशिएंट सनलाइट भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, पानी भी मिलता है सॉइल से। और a few plants have to be removed to prevent overcrowding. So, कभी कैसा होता है कि अगर जो बीज बोए गए हैं अगर वो बहुत पास पास डिस्टेंस में हैं तो उनमें ओवरक्राउडिंग हो जाती है, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है और उनको पानी भी नहीं मिल पाता है। किसी को मिला, किसी को अच्छे से नहीं, सिंचाई अच्छे से नहीं हुई, तो ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? बहुत से प्लांट्स को रिमूव भी किया जाता है। तो ये गलत है ना। इसलिए प्रॉपर सीड्स अगर प्रॉपर डिस्टेंस में अगर बोए जाएंगे तो वो प्रॉपर डिस्टेंस में आगे चल के प्लांट्स बनेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमने जो फील्ड है हमारी, हमने उसको कल्टीवेट किया, लूज किया ताकि उसमें हम प्रॉपरली बीज बो सके। हमने बीज बो दिए, बीज बोने के बाद क्या किया जाता है? मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। These substances
which are added to the soil in the form of a nutrients for the healthy growth of a plant are called manure and fertilizer. जो सब्सटेंसेस, जो कुछ चीज़ें, जो पदार्थ हम अपने सॉइल में डालते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, सो दैट आगे चल के जो प्लांट ग्रो करे वो हेल्दी हो, उसे मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं. ठीक है. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. जो सॉइल होता है ना, वो क्रॉप को क्या प्रोवाइड करता है? सभी कुछ प्रोवाइड करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. तो क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कुछ जगह में देखा जाता है, जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, उन्होंने एक फील्ड में एक क्रॉप को उगाया है, फिर दोबारा वहीं पर ही क्रॉप को वापस से उसको उगा दिया जाता है. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. जो भूमि होती है ना, उसे कभी भी ऐसे अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जाता है. एक क्रॉप हो गई फिर दूसरी डाल देते हैं ताकि वो उपजाऊ रहे. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. कभी कभी क्या होता है ना, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस क्रॉप्स की ग्रोथ से भी जो सॉइल होती है ना, उसमें कुछ कमी आ जाती है उसके न्यूट्रिएंट्स में. देयरफॉर फार्मर्स को वहाँ पे क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने होते हैं टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. वापस से कहते हैं ना, गुल्लक खाली हो गया, गुल्लक भरते हैं, भरना पड़ता है ताकि हमारा गुल्लक वापस से हैवी हो जाए. सिमिलरली जो सॉइल होती है ना, उसमें जो कमियां आ जाती है न्यूट्रिएंट्स की, वो ऊपर से जो पदार्थ डाले जाते हैं उसमें, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उससे वो उनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मैन्योरिंग. ठीक. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. अगर इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग है तो इससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, वो गुड क्वालिटी प्लांट्स नहीं होते हैं. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure क्या होता है? अब अभी तो हमने मैन्योरिंग पढ़ ली, ठीक है. What is manure? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं ना, उससे मिलता है मैन्योर. ओके. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. अब जो ये कैसे बनाते हैं, मतलब डिकम्पोज कैसे करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं. आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कभी कि डिकम्पोजिशन मेथड, वहाँ पे क्या होता है, एक गड्ढा खोद लिया काफ़ी गहरा सा, उसके अंदर क्या करते हैं फार्मर्स, प्लांट या एनिमल वेस्ट जितना भी होता है उसको डालते जाते हैं. ठीक है. और वहाँ पे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. जब वो डिकम्पोजिशन होता है तो किसकी हेल्प से होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है. एंड द डिकम्पोज्ड जो मैटर जो बनते उसे क्या कहते हैं, खाद कहते हैं. वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मीन्स वो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन वेस्ट से बनाई गई है, वो क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाएगी. ओके. मैन्योरिंग पढ़ा, मैन्योर पढ़ा, डिकम्पोजिशन से बनता है. ठीक है. ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होता है. Now the activity 1.2. अब इस एक्टिविटी में क्या है, चलो देखते हैं. मूंग या ग्राम सीड्स ले लो. ठीक है. मूंग की दाल या ग्राम चने ऐसा कुछ ले लो और उन्हें जर्मिनेट करना है. ठीक है. हम 3 equal sized seedlings out of these. Now take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B, C. To glass A, add a little amount of soil mixed with a little cow dung manure. ठीक है. और बी ग्लास में क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेंगे मिक्स्ड विथ अ लिटिल यूरिया. ए में क्या लिया है आपने, सॉइल लिया है जिसमें थोड़ा सा काउ डंग है एज अ मैन्योर. ग्लास बी में सॉइल मिक्स्ड विथ यूरिया एंड ग्लास सी में हम कुछ भी नहीं डाल रहे. ठीक है. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर
इन ईच ग्लास। अब तीनों ग्लासेस में आप क्या करोगे, इक्वली पानी डाल दोगे और जो प्लांट के सीडलिंग्स हैं वो भी डाल दोगे। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। उसको रख दोगे, उसमें पानी देना है, उसके बाद क्या करोगे, आप उसकी ग्रोथ को देखोगे कि क्या डिफरेंस है उन तीनों की ग्रोथ में। Did all the plants in all the glasses grow at same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth faster? अब हमने कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उसमें थोड़ी थोड़ी सैपलिंग्स आ गए, तो क्या तीनों के तीनों में एक जैसी ग्रोथ होती है? और कौन सी ग्लास है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ अच्छे से हुई है? Fertilizers are the chemical substances which are rich in a particular nutrient. Okay, fertilizers क्या होते हैं? वो एक chemically made substances हैं जिसमें एक तरीके का न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होता है, दे आर नॉट ऑर्गेनिक। कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, यूजुअली एमसीक्यूज में या वन लाइनर में आता है। व्हाट इज एनपीके? इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops. इन फर्टिलाइजर्स के यूज़ से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी या वैरायटी की फसल मिलती है, जैसे कि वीट, पेडी एंड मेज। बट एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट जब इसका ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो जो सॉइल होती है ना वो कम उपजाऊ हो जाती है, लेस फर्टिलाइज होती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो फर्टिलाइजर हैं सॉरी हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। In order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. अगर हमें हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स होते हैं ना बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अगर सॉइल को फर्टाइल बना के रखना है तो फर्टिलाइजर्स की जगह आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करो, या फिर दो क्रॉप्स के बीच में एक बार अनकल्टिवेटेड फील्ड को फॉलो करो, ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर as well as its water retaining capacity. मैन्योर की यूज़ से क्या होता है, खाद जब यूज़ करते हैं तो वो जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको इम्प्रोवाइज करती है, और साथ ही साथ में उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी अच्छा इम्प्रूव करती है। इट रेप्लेनिशेस दिस सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। जो खाद होता है ना, उसके यूज़ से सॉइल में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. एक और मेथड होता है आपकी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने का, क्या? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। मीन्स एक बार अगर आपने गेहूं डाला है तो अगली बार चावल या फिर किसी और प्रकार की धान डालो। मीन्स आपको जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। एक बार दूसरी डाली, नेक्स्ट टाइम आप दूसरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. पहले जो फार्मर्स होते थे स्पेशली इन नदर्न इंडिया, वो क्या करते थे, एक बार अगर उन्होंने धान उगाई है तो एक बार वो लेग्यूम्स को उगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सॉइल इज रेप्लेनिश्ड विद द नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को चालू करने के लिए फार्मर्स बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता था कि इस तरीके से आप क्रॉप रोटेशन करो, सो दैट जो हमारी जो सॉइल है ना वो प्रॉपरली रेप्लेनिश हो सके विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स।
Rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स अब जब भी उगाते हो तो उसमें क्या देखा जाता है, जो उसकी जड़ें होती हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अब ये क्या करते हैं, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. They fix atmospheric nitrogen, which is very useful. Now, what is the difference between fertilizer and manure पढ़ेंगे हम. उसके पहले हम क्या देख लेते हैं कि what is the advantages of manure, हम पहले देख लेते हैं. ठीक है. The organic manure is considered better than fertilizer. Why? ऑर्गेनिक मैन्योर को बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है देन फर्टिलाइजर? बिकॉज इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. क्यों? क्योंकि जो मैन्योर, जो खाद होती है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक खाद होती है, वो क्या करती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है. सेकेंड, सॉइल को पोरस बनाती है, जिसके वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ईजी हो जाता है. इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और साथ ही साथ में बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि फ्रेंड होते हैं फार्मर के, जो हमने पढ़े भी थे, अर्थवॉर्म या और अदर माइक्रोब्स जो होते हैं विच हेल्प इन अदर थिंग्स, मीन्स विच हेल्प्स टू लूजन द सॉइल, which helps in cultivation of soil. They add humus to it. They are the friendly microbes. ठीक है. और सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करती है. अभी हमने क्या पढ़ा था, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन हेल्प करता है सॉइल को. सॉरी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड अ मैन्योर? यूजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताओ. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक. मैन्योर कहाँ से मिलता है? ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. ये मैन्योर फील्ड्स में होते हैं. ये कैसे कैसे प्रिपेयर होते हैं? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डंग, कैटल डंग, ह्यूमन प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. ठीक है. इनके डिकम्पोजिशन से खाद तैयार की जाती है और फील्ड्स में तैयार होती है. जो कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉइल और फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं. ठीक है. They are rich in a one particular type of a nutrient, but the manure is rich in a various type of nutrients, which is helpful to replenish the soil for to help farmers to yield a variety of good crops. Okay. A fertilizer does not provide any humus to the soil. So जो फर्टिलाइज़र है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो वो एक नेचुरल ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, जबकि जो मैन्योर होता है इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. लास्ट, दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. इसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ चुके हैं, यूरिया, पोटेशियम, एनपीके, फॉस्फेट एंड ऑल. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे क्या होता है, ये लेस रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. सो नाउ हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में बेसिक चीज़ें क्या पढ़ी हैं, कि कल्टीवेशन कैसे होता है, उसका सोइंग प्रोसेस देखिए, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सोइंग मेथड्स देखें, क्रॉपिंग पैटर्न्स का पढ़ा है, और फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ा है. ओके. और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मैन्योर के वो देखें. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें. थैंक यू.